हेलो दोस्तों, मैं हूं विष्णु कुमार। हमारे YouTube चैनल देव कंप्यूटर क्लासेज में आज आपका फिर से स्वागत है। देखिए, मैंने आपको RSCID का अध्याय पहला करा रहा था, जिसमें मैंने आपको कंप्यूटर की फुल फॉर्म तक करा दिया था। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर की परिभाषा यानी कि डेफिनेशन की। तो देखिए, परिभाषा यानी कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारे द्वारा दिए गए सूचनाओं एवं निर्देशों पर कार्य करता है और उसी के अनुसार हमें परिणाम प्रदान यानी कि कंप्यूटर की जो परिभाषा है, जो क्या है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारे द्वारा दिए गए सूचनाओं एवं निर्देशों पर कार्य करता है और उसी के अनुसार हमें परिणाम प्रदान करता है। यानी कि अब देखिए, यानी कि इसकी इसी कार्य विधि के अनुसार, यानी कि इसकी इसी कार्य विधि के अनुसार, यहाँ पे इसकी इसी कार्य विधि के अनुसार इसके अंगों को 3 भागों में बांटा गया है। देखिए, इसी कार्य विधि के अनुसार इसके अंगों को 3 भागों में बांटा गया है। अब देखिए, वो 3 भाग कौन कौन से हैं। एक नंबर पे है अपना इनपुट डिवाइस, 2 नंबर पे है अपना प्रोसेसिंग डिवाइस और 3 नंबर पे है अपना आउटपुट। एक नंबर पे है अपना इनपुट डिवाइस, दूसरा है प्रोसेसिंग डिवाइस और तीसरा है आउटपुट डिवाइस। यानी कि मैंने आपको परिभाषा में बताया था कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, यानी कि वो लाइट यानी बिजली से चलता है, इसलिए कि वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। यानी कि कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारे द्वारा, यानी कि हमारे द्वारा क्या दिया जाता है, इनपुट। हमारे द्वारा दिए गए सूचनाओं एवं निर्देशों पर क्या करता है, कार्य करना क्या हो गया, प्रोसेसिंग। कार्य करना क्या हो गया, प्रोसेसिंग। यानी कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारे द्वारा दिए गए सूचनाओं एवं निर्देशों पे क्या करता है, कार्य करता है और उसी के अनुसार हमें परिणाम, यानी कि आउटपुट का मतलब क्या हो गया, रिजल्ट।
आउटपुट क्या होता है, रिजल्ट, यानी कि हमें जो दिखाई देता है वो क्या होता है, रिजल्ट। अब देखिए अपन एक छोटा सा चित्र देखते हैं यहाँ पे। देखिए ये अपने कंप्यूटर का चित्र होता है, यानी कि इसको मॉनिटर बोलते हैं, कीबोर्ड, माउस और सीपीयू। तो देखिए अपना कीबोर्ड और जो माउस होता है, कीबोर्ड और माउस जो है वो है इनपुट डिवाइस। कंप्यूटर को निर्देश देने का काम कौन करते हैं, कीबोर्ड और माउस करते हैं। और सीपीयू जो होता है अपना, इसको अपन सीपीयू जो बोलते हैं, इसका होता है क्या होता है, ये प्रोसेसिंग डिवाइस। यानी कि प्रोसेसिंग डिवाइस होता है सीपीयू, यानी सर्च करने का कार्य कौन करता है, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू की क्या होती है, फुल फॉर्म होती है। कंप्यूटर का दिमाग यानी मस्तिष्क, कंप्यूटर का ब्रेन, ये क्या होता है, सीपीयू होता है। ठीक है, यानी कि पूरा जो प्रेशर, जो लोड जो होता है वो सब सीपीयू के ऊपर ही होता है। उसके बाद यानी कि इनपुट मिल गया, प्रोसेस हो गया, उसके बाद आउटपुट, हमें जो रिजल्ट दिखाई देता है वो कहां दिखाई देता है, मॉनिटर। यानी कि ये क्या हो गया अपना आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो ये मैंने यहां तक समझा दिया। अब अपन आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अभी मैंने आपको एक छोटा सा चित्र बना के बताया था कंप्यूटर का। अब देखिए यहाँ पे मैंने सारी चीजों को दर्शा दिया है। तो देखिए ये अपने एक कंप्यूटर का चित्र दे रखा है। तो देखिए सबसे ऊपर आपको ये मॉनिटर दिखाई दे रहा है, यानी कि मॉनिटर पे अपन क्या करते हैं, रिजल्ट प्राप्त करते हैं। उसके बाद है ये एक डिस्क ड्राइव होता है। क्या होता है, डिस्क ड्राइव। देखो ये इस तरीके का क्या दे रखा है, डिस्क ड्राइव देता है। उसके बाद है फ्लॉपी डिस्क। उसके बाद देखिए ये यहाँ पे आपको सामने क्या दिखाई दे रहा है, फ्लॉपी डिस्क दिखाई दे रहा है, इसका नाम होता है फ्लॉपी डिस्क। ये लेजर प्रिंटर होता है, यहाँ पे देखिए ये लेजर प्रिंटर है। उसके बाद यहाँ पे ये सीडी रोम, यानी कि ये सीडी सा आपको दिखाई दे रहा है, इसको अपन सीडी रोम बोलते हैं। उसके बाद सीडी रोम ड्राइव, यानी कि ये यहाँ पे देखिए निशान जा रहा है, इसको अपन क्या बोलते हैं, सीडी रोम ड्राइव। ये कीबोर्ड होता है। उसके बाद माउस और ये मॉडेम, यानी कि मॉडेम इंटरनेट कनेक्शन के काम आता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए स्पीकर है, यानी कि स्पीकर, अगर आपको कोई भी चीज सॉन्ग सुन रहा है, कुछ भी है, तो वो स्पीकर। उसके बाद है मेमोरी, यानी कि ये पूरा जो है अपने कंप्यूटर का क्या दे रखा है, चित्र दे। तो देखिए अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो है अपना, ये आपको जो है कंप्यूटर का क्या दे रखा है, वर्गीकरण दे रखा है। अगर अपन RSCIT की बात करें तो कंप्यूटर में इस तरीके से कंप्यूटर का वर्गीकरण है, यानी कि कंप्यूटर कितने प्रकार के दिखा रखे हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से, यानी एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। अब इसी में ये 4 प्रकार जो होते हैं वो डिजिटल कंप्यूटर के दिखा रखे हैं, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। तो देखिए ये एक छोटा सा वर्गीकरण है। अगर अपन कंप्यूटर का पूरा वर्गीकरण देखें तो अब मैं आपको इसको आगे बताऊंगा। तो देखिए ये है कंप्यूटर का वर्गीकरण, यानी कि कंप्यूटरों को उनकी रूपरेखा, कामकाज, उद्देश्यों इत्यादि के आधारों पर विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है। यानी कि जिसको अपने को क्या दे रखा है, कंप्यूटर की रूपरेखा, कामकाज और उद्देश्यों के आधार पर ये कंप्यूटर का क्या दिखा रखा है, वर्गीकरण दिखा रखा है। तो देखिए यहाँ पे कंप्यूटर का वर्गीकरण अपन अच्छे से देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, आकार के आधार पर कंप्यूटरों के कितने प्रकार होते हैं, 4। यानी आकार के आधार पर कंप्यूटर के 4 प्रकार होते हैं। जबकि यहाँ पीछे जो है ये डिजिटल कंप्यूटर के प्रकार दिखा रखे हैं, माइक्रो, मिनी और मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। अगर यहाँ पे आगे अपन बात करें तो इनके ये किसके आधार पे वर्गीकरण कर रखा है, आकार के आधार पे। तो आकार के आधार पे माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर, ये यानी कि ये आकार के आधार पे दे रखे।
उसके बाद है कार्य के आधार पर, यानी कि यहाँ पीछे देखिए ये जो कंप्यूटर के 3 प्रकार है, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। तो इसको यहाँ पे किसके आधार पे दे रखे हैं? कार्य के आधार पे दे रखे हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। यानी कि कार्य के आधार पर अपने कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। उसके बाद उद्देश्य के आधार पर अगर अपन बात करें तो उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर और विशिष्ट उद्देश्य, यानी कि इस जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस, यानी कि विशेष अगर कोई काम है उसके लिए और सामान्य उद्देश्य के लिए, यानी कि कंप्यूटर के यहाँ पे 2 प्रकार है। ठीक है, तो यहां तक हो गया। उसके बाद अपन बात करते हैं आगे की। अब देखिए यहाँ पे हमने दिखा रखा है सुपर कंप्यूटर, यानी कि सुपर जो कंप्यूटर है वो क्या है और कैसे काम करता है और कहां कहां इसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे दे रखा है कि यह कंप्यूटर डेटा के भंडारण क्षमता, प्रदर्शन और डेटा प्रोसेसिंग के मामले में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं। यानी कि सुपर जो कंप्यूटर है वो डेटा भंडारण और प्रदर्शन और डेटा प्रोसेसिंग के मामले में, यानी कि डेटा प्रोसेसिंग के मामले में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं। अब इसमें दे रखा है कि सुपर कंप्यूटर बहुत ही खास कंप्यूटर होते हैं, यानी कि सुपर जो कंप्यूटर है वो सब बहुत ही क्या होते हैं? खास होते हैं। उसके बाद है अपना जो कि बड़ी खोज, यानी कि बड़ी रिसर्च जो वैज्ञानिक करते हैं उनके लिए रिसर्च और वैज्ञानिक उपयोग, रिसर्च और वैज्ञानिक उपयोग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि नासा द्वारा अंतरिक्ष यान को लॉन्च करने के लिए। तो देखिए यानी कि विशेष खोज के लिए अपन किसका यूज करते हैं? सुपर कंप्यूटर का। तो देखिए उसके बाद है आगे उन्हें नियंत्रित करने तथा अंतरिक्ष में खोज करने के लिए सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। इन कंप्यूटर को कार्य करने के लिए बहुत ज्यादा जगह की जरूरत पड़ती है और ये अत्यधिक महंगे भी होते हैं। और जो पहला सुपर कंप्यूटर है 1964 में बनाया गया था, जिसका नाम है CDC 6600। यानी कि इससे जो सुपर कंप्यूटर होता है वो बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। इनका उपयोग अपन जो इनका सुपर कंप्यूटर का जो उपयोग करते हैं वो हम करते हैं, जैसे कि इस्तेमाल किए जाते हैं जैसे नासा में, यानी अंतरिक्ष यान को लॉन्च करने के लिए और उन पर नियंत्रण करने यानी कि कंट्रोल करने तथा अंतरिक्ष में खोज करने के लिए सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, तो ये यहां तक सुपर कंप्यूटर आपके समझ में आ गया होगा। उसके बाद अपन यहाँ पे बात करेंगे सुपर कंप्यूटर के उपयोग, यानी एप्लीकेशन ऑफ सुपर कंप्यूटर, यानी सुपर कंप्यूटर का उपयोग कहां कहां किया जाता है उसके बारे में हम इसमें आगे जानते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट इसमें दे रखा है मौसम की भविष्यवाणी, यानी वेदर फोरकास्टिंग, यानी कि मौसम की भविष्यवाणी के लिए इसका उपयोग किया जाता है। देखिए इन कंप्यूटरों का उपयोग मौसम का अनुमान लगाने और भविष्यवाणी करने, जैसे बरसात तथा तूफान की तीव्रता का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। यानी कि मौसम की भविष्यवाणी, कब बारिश होने वाली है, कहाँ बारिश होने वाली है, कितने बजे होने वाली है, दिन में होगी, रात में होगी, कब आंधी तूफान आने वाले हैं, इन सब की जानकारी प्राप्त करने के लिए हम सुपर कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। उसके बाद हम आगे देखते हैं भूकंप की जानकारी लेना, यानी कि सुपर कंप्यूटरों का उपयोग भूकंप की घटना की खोज के लिए भी किया जाता है। इनका उपयोग प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम और कोयला जैसे संसाधनों की खोज करने के लिए भी किया जाता है। यानी कि भूकंप की जानकारी प्राप्त करने के लिए कि कब भूकंप आने वाला है, कहां आने वाला है, तो उसकी जानकारी भी हम सुपर कंप्यूटर के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद इसमें दे रखा है संचार, यानी कि कम्युनिकेशन। ये कंप्यूटर्स विभिन्न उपकरणों, डिवाइस, मशीनों और व्यक्तियों के बीच संचार व्यवस्था को बढ़ाने में बहुत ही सहायक सिद्ध होते हैं। यानी कि ये कंप्यूटर विभिन्न उपकरणों, डिवाइसों यानी कि मशीनों और व्यक्तियों के बीच संचार व्यवस्था को बढ़ाए रखने में बहुत ही सहायक सिद्ध होते हैं। ठीक है,
उसके बाद ये मैंने आपको सुपर कंप्यूटर के क्या बता दिए, उपयोग बता दिया, सुपर कंप्यूटर के बारे में बता दिया, उसके उपयोग के बारे में मैंने बता दिया कि कहाँ इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन आगे मिनी कंप्यूटर की, यानी कि मिनी कंप्यूटर प्राय छोटे व्यापार में उपयोग में लिए जाते हैं। हालांकि ये सुपर कंप्यूटर एवं मेनफ्रेम कंप्यूटर्स के समान शक्तिशाली यानी पावरफुल नहीं होते हैं, और लेकिन फिर भी ये शक्तिशाली मशीनों की गिनती में आते हैं। यानी कि इसमें दे रखा है कि मिनी कंप्यूटर प्राय छोटे व्यापार में उपयोग में लिए जाते हैं, यानी कि छोटे जो व्यापार होते हैं उनके उपयोग में लिए जाते हैं। हालांकि ये सुपर कंप्यूटर एवं मेनफ्रेम कंप्यूटर के समान शक्तिशाली नहीं होते हैं। उसके बाद लेकिन फिर भी ये शक्तिशाली मशीनों की गिनती में आते हैं। इनका उपयोग बड़ी या मध्यम वर्ग की कंपनियों और उत्पाद सदनों में किया जाता है। ये कंप्यूटर एकल उपयोगकर्ता और बहुउपयोगकर्ता की अवधारणा पर कार्य करते हैं। कुछ मिनी कंप्यूटर के उदाहरण निम्नलिखित हैं। यानी कि ये जो कंप्यूटर होते हैं मिनी कंप्यूटर, ये मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर से क्या होते हैं, छोटे, लेकिन ये क्या है कि शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि एकल यानी कि एक सिंगल जो व्यक्ति होता है वो इसका क्या कर सकता है, उपयोग कर सकता है, और छोटी कंपनियों में भी इसका उपयोग किया जा रहा है। तो देखिए अब इसमें कुछ उदाहरण दे रखे हैं जो मिनी कंप्यूटर के हैं, K202, उसके बाद टेक्सास इंस्ट्रूमेंट TI 990 और उसके बाद SDS 92। ये क्या है, अपने मिनी कंप्यूटर के उदाहरण हैं। मिनी के बाद आता है माइक्रो कंप्यूटर। उसके बाद इसमें माइक्रो कंप्यूटर में दे रखा है आपको कि डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, PDS, टैबलेट्स और स्मार्टफोन, ये सब माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार हैं। यानी कि डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट्स, ये सब क्या हैं, अपने जो है माइक्रो कंप्यूटर के क्या है, प्रकार हैं। ये कंप्यूटर्स वाइडली इस्तेमाल किए जा रहे हैं तथा काफी तेज गति से उभर रहे हैं। ये कंप्यूटर चारों बेसिक कंप्यूटर में से सबसे सस्ते होते हैं। ये एक सामान्य प्रकार के कार्य को करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि संचार, शिक्षा, मनोरंजन एवं अन्य दूसरे उद्देश्यों के लिए, ऑफिस कार्य को पूरा करने के लिए। यानी कि जो है अपना जो स्मार्टफोन होते हैं, जो टैबलेट्स होते हैं, जो डेस्कटॉप कंप्यूटर, जो लैपटॉप होते हैं, उनको अपन क्या है बेसिक कार्यों में उपयोग करते हैं, जैसे कि शिक्षा के लिए, मनोरंजन के लिए, इन छोटे छोटे कार्यों के लिए अपन जो है अपने माइक्रो कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए आपका मिनी सुपर कंप्यूटर हो गया, मिनी कंप्यूटर हो गया और माइक्रो कंप्यूटर हो गया। अब आगे अपन बात करेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर की। यानी कि ये देखिए जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर का चित्र दे रखा है। यानी कि पहले मेन फ्रेम कंप्यूटर यानी कि बहुत बड़े हॉल में क्या करता था, आते थे। उसके बाद में इसके बारे में अपन देखते हैं कि ये मेन फ्रेम कंप्यूटर काफी महंगे होते हैं। यानी कि मेन फ्रेम जो कंप्यूटर होते हैं वो कॉस्ट में क्या होते हैं, काफी महंगे होते हैं, और इनका इस्तेमाल सरकारी संस्थाओं यानी कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और बड़ी व्यावसायिक फर्म यानी कि लार्ज बिजनेस फर्म ये में या बिजनेस ऑपरेशन के लिए किया जाता है। ये कंप्यूटर बड़े कमरे में रखे जाते हैं जहां उचित शीतलन यानी कि प्रॉपर कूलिंग होनी चाहिए। यानी कि ये कंप्यूटर क्या हो जाते हैं, काम करते करते गर्म हो जाते हैं, इसलिए इनके लिए क्या होनी चाहिए, कूलिंग यानी कि उचित शीतलन होना जरूरी है, एवं अन्य दूसरी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। ये बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध डेटा यानी कि लार्ज वॉल्यूम डेटा को बहुत तेज गति यानी कि हाई स्पीड से प्रोसेस कर सकते हैं। यानी कि जो अपना बहुत बड़ा जो डेटा होता है उसको बहुत तेज गति से प्रोसेस क्या कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। उसके बाद है विशाल व्यावसायिक बैंक, शिक्षण संस्थान और इंश्योरेंस कंपनियों में उनके ग्राहकों के डेटा को रखने के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। यानी कि जो बैंक वगैरह जो अपनी होती हैं, जो इंश्योरेंस कंपनियां होती हैं, उनको उनके डेटा को रखने के लिए अपन मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं।
उसके बाद यहाँ पे कुछ पॉपुलर मैन कंप्यूटर्स जो हैं अपने, जो इनके क्या दे रखे हैं, फिजिक्स ICL BME और हिटाची Z800, ये क्या है अपने मेन फ्रेम कंप्यूटर के क्या है एग्जाम्पल, यानी कि उदाहरण दे रखे हैं। ठीक है, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर का चित्र आपने देख लिया। ये बहुत बड़े एक कमरे के अंदर इसको रखा जाता था पहले, अब तो ये बहुत छोटे छोटे हो गए हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन इसमें। यह है कंप्यूटर सिस्टम के लाभ, यानी बेनिफिट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि कंप्यूटर के क्या लाभ हैं। ठीक है, अब इसमें कंप्यूटर की विशेषताएं दे रखी हैं, तो अपन इसमें बेसिक बेनिफिट ऑफ कंप्यूटर, तो इसमें अपन पढ़ते हैं स्पीड की बात करते हैं अपन। कंप्यूटर की जो स्पीड होती है, कंप्यूटर बहुत ही उच्च गति यानी कि हाई स्पीड पर डेटा को क्या करता है, प्रोसेस करता है। यानी कि जो अपने कंप्यूटर होते हैं वो हाई स्पीड की जो डेटा को क्या करता है, प्रोसेस करता है। कंप्यूटर डेटा की एक बड़ी मात्रा यानी कि हग अमाउंट ऑफ डेटा को संसाधित यानी कि प्रोसेस करने के लिए केवल कुछ ही सेकंड लेता है। यानी कि जो अपना कंप्यूटर होता है वो डेटा को प्रोसेस करने के लिए कुछ ही सेकंड का समय लेता है। उसके बाद है अर्थात लाखों निर्देशों को सेकंडों में ही संसाधित किया जा सकता है। यानी कि जो लाखों निर्देश होते हैं उनको कुछ ही सेकंडों में जो क्या कर देता है, ये प्रोसेस कर देता है। ठीक है, यानी कि इसकी कितनी स्पीड होती है कि ये लाखों जो निर्देश होते हैं उनको कुछ ही सेकंडों में प्रोसेस कर देता है। उसके बाद है शुद्धता यानी कि एक्यूरेंसी, यानी कि इसमें दे रखा है कंप्यूटर द्वारा उत्पादित परिणाम यानी कि प्रोड्यूस्ड रिजल्ट पूर्ण रूप से सही होते हैं, यानी कि उनमें कोई भी मिलावट नहीं होती है। आपने जो इनपुट दिया है उसी के अनुसार ही आपको क्या मिलता है, रिजल्ट मिलता है। यानी कि यदि कंप्यूटर में सही डेटा दर्ज किया गया है तो प्राप्त परिणाम एकदम सटीक ही होगा। जो आपने कुछ भी डेटा को दर्ज किया है कंप्यूटर के अंदर, अगर वो सही है तो आपको परिणाम भी सही मिलेगा। उसके बाद है कंप्यूटर गीगो यानी कि गार्बेज इन गार्बेज आउट के सिद्धांत पर काम करता है। ये यानी कि एक पॉइंट नोट करने वाली बात है कि जो कंप्यूटर है जो गीगो यानी कि गार्बेज इन गार्बेज आउट के सिद्धांत पर क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, अब उसके बाद है आपका उच्च संचयन क्षमता यानी कि हाई स्टोरेज कैपेसिटी, यानी कि ये डेटा को बहुत बड़ी मात्रा में क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। देखिए इसमें कंप्यूटर की मेमोरी बहुत अधिक यानी कि लार्ज मेमोरी होती है और बड़ी मात्रा में डेटा को कंपोनेंट ढंग यानी कि बड़ी मात्रा में डेटा को कंपोनेंट ढंग यानी कि कंपोनेंट में मैनर से स्टोर कर सकते हैं। कोई भी जानकारी या डेटा कंप्यूटर में एक लंबे समय तक के लिए स्टोर रहता है। इस सुविधा के साथ अपन पुनरावृत्ति से बचा जा सकता है। यानी कि इसको थोड़ा सा समझो कि उच्च संचयन क्षमता यानी कि हाई स्टोरेज कैपेसिटी, यानी कि इसमें क्या है कि अपन एक बहुत बड़े डेटा को इसके अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। यानी कि आगे अगर आपका कोई काम पड़ता है तो उस डेटा को अपन प्राप्त कर सकते हैं, ना टूटने फूटने का खोने का कोई डर आपको नहीं होता है। उसके बाद है विविधता, यानी कि कंप्यूटर अनेक प्रकार के कार्यों को करने में उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि हम पत्र लिखने यानी कि राइट लेटर्स। उसके बाद है राइट लेटर्स के लिए, पत्रक तैयार करने के लिए, संगीत सुनने, वस्तु सूची के प्रबंधन, अस्पताल प्रबंधन, बैंकिंग और कई और प्रकार के कार्य कर सकते हैं। यानी कि इसमें ये बताया गया कि आप देखते होंगे कि आजकल मनोरंजन यानी कि सॉन्ग सुनने के लिए अपन कंप्यूटर का इस्तेमाल या फिर मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। बैंकों में, हॉस्पिटल्स में, यानी कि हर जगह कंप्यूटर आपको प्राप्त हो जाता है। यानी कि कंप्यूटर के द्वारा ही क्या किया जा रहा है, कार्य किया जा रहा है। उसके बाद है परिश्रमशीलता, यानी कि कंप्यूटर एक मशीन होने के नाते थकान, एकाग्रता की कमी और बोरियत से मुक्त होता है।
यानी कि कंप्यूटर कभी थकता नहीं है, कभी बोर नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद है कंप्यूटर जिस गति से पहले निर्देश को संसाधित करता है उसी गति से आखिरी निर्देश को भी संसाधित करने में सक्षम होता है। यानी कि अगर मनुष्य की बात करें तो वो जैसे सुबह जिस स्पीड से काम करता है वो शाम को उस स्पीड से कार्य नहीं कर सकता, लेकिन अगर कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर क्या है, जिस स्पीड से आपने उसे स्टार्ट किया है उसी स्पीड से ही वो एंड तक क्या करता है, कार्य करता है। यानी कि उसको कोई थकावट महसूस नहीं होती, कोई भी बोरियता महसूस नहीं होती है। उसके बाद है लिमिटेशन। कंप्यूटर एक मूक मशीन है और वह स्वयं कुछ नहीं कर सकता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि डेटा को ग्रहण करने की क्षमता रखता है, एक दिए हुए दिशा निर्देशों की पालना करते हुए इंफॉर्मेशन या सिग्नल के रूप में आउटपुट देता है। एक अप्रत्याशित स्थिति में कंप्यूटर अपने आप को कोई भी निर्णय नहीं ले सकता है। निर्देशों के क्रम को कंप्यूटर स्वयं नहीं बदल सकता और कंप्यूटर का आईक्यू नहीं होता है। यानी कि कंप्यूटर में कोई सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है। जैसा आप कंप्यूटर को निर्देश देंगे वो उसी के अनुसार हमें परिणाम देता है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट आपको बताया था, यानी कि कंप्यूटर को अपन जैसा इनपुट देंगे वो उस पे ही कार्य करता है और उसी के अनुसार हमें परिणाम प्रदान करता है। वो अपने आप से कुछ भी उसके अंदर नहीं डाल सकता। ठीक है, तो ये आपका यानी कि कंप्यूटर सिस्टम के लाभ बेनिफिट जो हैं वो हो जाते हैं। उसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। यानी हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है। अब देखिए हार्डवेयर की अपन अगर बात करें तो जो भी एक कोई हार्ड वस्तु है वो क्या है, एक हार्डवेयर है। जैसे ये मार्कर है, ये हार्डवेयर है। अब इसमें मैंने कुछ हार्डवेयर के आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड है। ये कि कीबोर्ड, यानी कि अगर जैसे देखिए ये कीबोर्ड होता है, आपको दिख रहा है ये कीबोर्ड होता है, ये क्या है, हार्डवेयर। यानी कि हार्ड जो चीज है, जो वस्तु है वो क्या है, हार्डवेयर होता है जिसको अपन छू सकते हैं। जिस वस्तु को अपन छू सकते हैं वो क्या है, अपना हार्डवेयर है। जैसे कि माउस, माउस भी क्या है, अपनी एक हार्ड वस्तु है, उसको भी अपन छू सकते हैं, वो भी हार्डवेयर होता है। मॉनिटर, यानी कि मॉनिटर जो होता है, जैसे कि ये एक तरह से अपना मॉनिटर है, इसको भी अपन छू सकते हैं, तो ये क्या हो गई, एक हार्ड वस्तु है, इसको भी हार्डवेयर बोल सकते हैं। सीपीयू जो अपना सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है वो भी क्या है, सीपीयू एक हार्ड वस्तु है, वो भी हार्डवेयर होता है। उसके बाद है बायोमेट्रिक डिवाइस, जो फिंगरप्रिंट जो बायोमेट्रिक डिवाइस होती है वो भी एक हार्ड वस्तु होती है, उसको भी अपन छू सकते हैं, तो ये क्या हो गई, हार्डवेयर। मदरबोर्ड, मदरबोर्ड भी एक हार्ड वस्तु होती है, उसको भी अपन छू सकते हैं, छू के महसूस कर सकते हैं, वो क्या हो गई, अपना हार्डवेयर। रैम, एसएसडी, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, ये सारी की सारी क्या है, अपनी हार्डवेयर वस्तु होती है जिनको अपन छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हार्डवेयर हो गया। उसके बाद इसमें आगे अपन बात करें सॉफ्टवेयर, तो देखिए ये अपन सॉफ्टवेयर में भी, सॉफ्टवेयर के दो प्रकार होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब अगर अपन सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडोज 7, विंडोज 10, ये जो है कि यानी कि कंप्यूटर को जो ऑपरेट कराते हैं वो क्या होते हैं, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। यानी कि एक तरह की बात करें कि अगर कंप्यूटर के अंदर विंडो ना हो तो कंप्यूटर अपने कोई काम का नहीं होता, तो विंडोज को अपन ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। अब देखिए जैसे कि उसके बाद है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं, जैसे इसमें दे रखा है एमएस ऑफिस। अब मैं इसमें बता देता हूं आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या अंतर होता है। यानी कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं, जैसे आप नया मोबाइल फोन लेने जाते हो या फिर नया कंप्यूटर लेने जाते हो, तो उसके अंदर कुछ जो है सॉफ्टवेयर, अपने जैसे कंप्यूटर की बात करें तो उसके अंदर विंडो डली हुई आती है, तो वो क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है। अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो जैसे कि कुछ सॉफ्टवेयर अपन कंप्यूटर के अंदर खुद से डाले जाते हैं। ठीक है, कुछ जो सॉफ्टवेयर होते हैं कंप्यूटर के अंदर अपन खुद से इंस्टॉल करते हैं, उनको डाउनलोड करते हैं। ऐसे ही मोबाइल फोन होता है, नया मोबाइल फोन जब आप लेने गए
तो आपके फोन के अंदर कुछ जो ऐप होते हैं वो पहले से ही आते हैं, तो उनको अपन ने क्या बोल सकते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं। अब उसके अंदर अपन ने जैसे कि बात करते हैं व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर या फिर और भी बहुत सारी जो चीजें होती हैं उनको अपन खुद से इंस्टॉल करते हैं, तो वो क्या होते हैं, अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, उनको अपन डिलीट भी कर सकते हैं। और कंप्यूटर की बात करें तो उसमें अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं, यानी कि किसी भी चीज को बार बार डालना या फिर उसमें से डिलीट करना, वो क्या होते हैं, अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। अब यहाँ पे अपने कंप्यूटर की बात हो रही है, तो देखिए यहाँ पे मैंने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कुछ आपको एग्जांपल यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे कि एमएस ऑफिस यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है अपन, जिसके अंदर एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट इनको अपन सीखते हैं, ये भी क्या है, अपने एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। उसके बाद है गूगल क्रोम, यानी कि गूगल क्रोम जो होता है जिसमें अपन यानी कि इंटरनेट का यूज करते हैं, वो क्या है, अपना गूगल क्रोम एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। इसको अपन डाउनलोड भी कर सकते हैं या फिर पेन ड्राइव वगैरह से अपन कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। और अपना कोई काम नहीं है, मान लो कोई एरर आ रहा है तो इसको अपन डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद है मोजिला फायरफॉक्स, ये भी क्या होता है, अपना एक इंटरनेट ब्राउजर होता है, इसको भी अपन खुद से डाल सकते हैं और आवश्यकता ना होने पर इसको अनइंस्टॉल भी अपन कर सकते हैं। ये भी अपने इंटरनेट का यूज करने के काम आता है। उसके बाद है फोटोशॉप, यानी कि जो अपन फोटोशॉप जो होता है, ये भी अपना एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, जिसमें अपन फोटो एडिट वगैरह करना, फोटो बनाना, उसका काम अपन यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद है कोरल ड्रॉ, यानी कि ये भी अपना एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ये आपको जो प्रिंटिंग प्रेस जो होती है, जो बैनर, पंपलेट्स, आईडी कार्ड वगैरह बनाने का क्या करता है, काम करता है, या फिर शादी के कार्ड प्रिंट करने के काम में ये आता है कोरल ड्रॉ। उसके बाद है वीएलसी मीडिया प्लेयर, यानी कि आप कंप्यूटर के अंदर जो ऑडियो जो वीडियो प्लेयर जो होता है अपना, वो वीएलसी मीडिया प्लेयर होता है। इसको भी अपन डाउनलोड कर सकते हैं या फिर डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद है पेज मेकर, पेज मेकर भी एक कोरल ड्रॉ की तरह ही क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। ये भी अपने प्रिंटिंग प्रेस, पंपलेट बनाना, शादी के कार्ड बनाना या फिर आईडी कार्ड बनाना, इन सब के काम आता है। तो देखिए ये आपका यहाँ तक जो लेसन है अपना, जो फर्स्ट लेसन जो है कंप्यूटर का RSCIT का चैप्टर फर्स्ट, आज आपको पूरा करा दिया गया है। तो आगे इसमें हम क्वेश्चनों की बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।